डियर स्टूडेंट्स, स्वागत आपका हमारे चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे क्लास 10 का जीव विज्ञान का फर्स्ट लेसन हम चलेंगे। फर्स्ट लेसन का नाम क्या है? जैव प्रक्रम एवं पोषण। ठीक है, तो ये बायोलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है पहला जैव प्रक्रम एवं पोषण। ठीक है, अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना और मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो पहला लेसन है जैव प्रक्रम लेसन 1 बायोलॉजी का वो 2 या 3 वीडियो में समाप्त करूं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन जो है वो लेसन समाप्त हो चुका है और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, उस पर क्लिक करके आप प्रकाश का परावर्तन का 3 वीडियो में हमने खत्म कर दिया है, उसको जाकर देखिए और कॉपी में नोट करके उसको पढ़िए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही लाभदायक है। ठीक है, तो चलिए हम जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम फर्स्ट लेसन को हम लेकर चलेंगे और मैंने बता चुका हूं 2 या 3 वीडियो में इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो अलॉट्स ऑफ, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारीकी से सभी समझिएगा, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, पहला नंबर सवाल कहता है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। ठीक है, पहला नंबर सवाल क्या है? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो उत्तर देखिए, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। ठीक है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वह जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, यानी कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का, मेन यहाँ पर आपका टॉपिक क्या आता है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वह जैव प्रक्रम कहलाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि जीवों का अनुरक्षण किसी के भी द्वारा हो रहा है तो वह क्या कहलाएगा? वह जैव प्रक्रम कहलाएगा। क्लियर है? सेकेंड नंबर सवाल देखिए, पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? तो उत्तर देख लीजिए, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। ठीक है, सिंपली सी है, जिसमें जीव पोषक तत्व का ग्रहण करेगा। ठीक है, जिसमें किसी भी विधि में जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर लिया और ग्रहण करके उनका उपयोग करता है तो उसे हम पोषण कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब बढ़ते हैं हम क्या 3 नंबर सवाल की ओर। 3 नंबर सवाल कहता है कि पोषण के कितने विधि होते हैं, यानी पोषण जो है कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने विधि होते हैं, उनके नाम लिखें। तो यहाँ देखिए उत्तर, पोषण के 2 विधि होते हैं। पोषण जो है 2 विधि होते हैं या पोषण 2 प्रकार के होते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं या पोषण के 2 विधि होते हैं। ठीक है, पहला क्या होते हैं? पहला होते हैं स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। क्या होता है? पहला क्या होता है? स्वपोषण और परपोषण। अब जानते हैं कि स्वपोषण किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं। ठीक है, काफी गहरी में चलेंगे हम लोग, गहरी में। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, स्वपोषण, यहां देखिए मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 4, स्वपोषण किसे कहते हैं। तो यहां पर उत्तर है स्वपोषण का, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषण कहलाता है। इसका तो आंसर आप समझ गए होंगे। स्वपोषण उसे कहते हैं जिसमें जीव अपना पोषक जो है यानी कि अपना भोजन स्वयं यानी कि तुरंत बनाता है, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। समझ गए ना? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषण कहते हैं। और वही बात करते हैं परपोषण की। तो देखिए, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा गहरी में। ठीक है, देखिए यहां देखिए कहता है कि स्वपोषण किससे कहते हैं। तो स्वपोषण तो जो अपने यानी कि भोजन जो है अपना स्वयं बनाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में पेड़, तो पेड़ तो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है, तो जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है या स्वयं बनाता है तो वह स्वपोषण कहलाएगा। और जो अपने से ना बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर रहता है, जैसे कि शेर, जंगल में शेर एक दूसरे के निर्भर रहता है ना, शेर, बाघ, तो ये दोनों ये सब जो है एक दूसरे के निर्भर रहता है, जो मार के खा लेता है तो उसे हम परपोषण कहते हैं। यहां तक सभी को मक्खन है। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। तो देखिए परपोषण जो एक दूसरे के निर्भर रहता है उसे हम परपोषण कहते हैं। और परपोषण जो है 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और मैं अभी कुछ बताने वाला हूं आपसे। मैंने प्रकाश का परावर्तन को जो खत्म किया है चैप्टर, वो अभी खत्म हुआ है। नोट्स जो है पर्सनल ग्रुप में भेज दिया गया है। पर्सनल ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको 100 रुपये लिया जाएगा और ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स दिया जाएगा। ठीक है, तो पर्सनल ग्रुप में जो है उसमें भेज दिया गया है प्रकाश का परावर्तन का पूरा नोट्स। और
जो जो उसमें जुड़े हुए हैं उसको पढ़िए अच्छे से, और जो नहीं, जिसके पास नहीं पैसा हो पाता है वो वीडियो देख कर रोक कर उसको नोट करे, और नोट करने के बाद याद करे, और याद करने के बाद माइंड में उसको सिलेक्ट करे। फिर उसके बाद मैं आपसे टेस्ट लूंगा, सब्जेक्टिव का भी लूंगा और ऑब्जेक्टिव का लूंगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं क्या, बायोलॉजी का जय प्रक्रम का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं ना, फर्स्ट लेसन जिसका नाम है जय प्रक्रम बायोलॉजी का। देखिए इनमें से आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछेंगे हम आपसे। कैसे पूछेंगे, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देना चाहूंगा, ठीक है। देखिए जैसे पूछूंगा आपसे कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपको पता होगा कि परपोषण 3 प्रकार का होगा तो ऑप्शन में रहेगा 1 2 3 4, तो आप सही मारोगे, ठीक है। इस प्रकार तो आप लोग जो है घर में रिवीजन करें। तो परपोषण जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण, है ना। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। और तीनों में से जो बोर्ड एग्जाम में आता है, मैं बता दूं, ये तीनों में से कौन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो ऑप्शन ए, यानी कि ये जो है मृतजीवी के बारे में बोर्ड एग्जाम में लगातार आ रहा है। यानी कि जब भी हम बोर्ड एग्जाम का पेपर देखें तो मृतजीवी के बारे में ज्यादा आता है, चाहे मृतजीवी का एग्जाम्पल आ जाए, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। पहले अब हम चलेंगे डिक्लेयर से, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, परजीवी पोषण किसे कहते हैं और प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। तो चलिए हम डिक्लेयर से इस वाले पेज को हम पढ़ते हैं, ठीक है। 7 नंबर सवाल कहता है कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। वैसे पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं एवं पौधे के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह मृतजीवी पोषण कहलाता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण में देखिए, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि, ये सभी जो है क्या करता है, मृतजीवी, यानी कि मृतजीवी मतलब मरा, मृत मतलब मरा और जंतु मतलब जानवर, ठीक है। तो मतलब इसका हम पूरा डिक्लेयर में समझे तो मरा हुआ जंतु और एवं सड़े गले पेड़, ठीक है। सड़े गले पेड़, ये जो पेड़ है वो अच्छा नहीं, सड़े गले पेड़। तो अगर हम डिक्लेयर से पढ़े कि वैसे पोषण जिसमें मृत जीव मृत जंतुओं एवं सड़े गले पेड़ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण कहते हैं। या सीधा माध्यम में आप इस प्रकार भी लिख सकते हो कि वैसे पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं या सड़े गले मनुष्य या पेड़ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम मृतजीवी पोषण कहेंगे, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि, ठीक है। चलिए देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा ये कि मृतजीवी के बारे में मैंने बताया था कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में किस प्रकार पूछेगा, दे देगा कि इनमें से कौन मृतजीवी का उदाहरण है, ठीक है। दे देगा ऑप्शन में क्या कि एक क्वेश्चन देगा कि इनमें से कौन मृतजीवी का यानी कि मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। ऑप्शन दे देगा, बहुत सारा दे देगा ऑप्शन, लेकिन आपका यहाँ पर कवक जो है ये जरूर देगा, कवक जो है ये जरूर देगा। और याद रखना मृतजीवी पोषक के लिए कवक काफी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसको याद करिएगा, ठीक है। अगर आपको याद रहेगा तो आंसर सही मार के आइएगा, नहीं याद रहेगा तो आप गलत मार के आइएगा, ठीक है। 8 नंबर सवाल देखिए, परजीवी पोषण किसे कहते हैं, परजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो वैसे पोषण जिसमें एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में रहकर भोजन प्राप्त करता है परजीवी पोषण कहलाता है, ठीक है। फिर से मैं आपको समझाऊंगा, वैसे पोषण जिसमें एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अभी मैंने पीछे सवाल में कवर किया था कि एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में रहकर, मतलब जैसे कि समझाएं तो हिरन और शेर, तो ये दोनों जंगल में रहता है, तो ये एक दूसरे के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करेगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, तो देखिए वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। वैसे पोषण जिसमें प्राणी जो है अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है, जंतुओं को भोजन ग्रहण करने की इस विधि को हम प्राणी संपोषण कहते हैं। अमीबा भी ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है, मेंढक भी ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है, और मनुष्य भी जो है अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है। अब बढ़ते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर सवाल कहता है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं और मैंने आपके लिए काफी शॉर्टली आंसर लेकर आया हूं। आपके अगर ट्यूशन पढ़ते होंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है काफी लॉन्ग में दिया होगा, लेकिन आपको समझाऊंगा तो ये क्वेश्चन तो 2 लाइन का है, लेकिन आपको समझ में आने पर 1 लाइन से भी कम लगेगा, ठीक है, आपके उम्मीद से। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत
प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कितना आसान है कि जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, यानी कि जिस भी प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसी मूलभूत प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है, इसको याद करिए, ठीक है। 2 नंबर के ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको बड़ा चढ़ाकर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 2 नंबर का सवाल का आप लंबा लिखते हैं तो आपको भी 2 नंबर मिलेगा, चाहे आप शॉर्टली लिखते हो तो उसको भी 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए अपना समय मत गंवाना, ठीक है। कम ही लिखना, उतना ही मार्क्स मिलेगा। बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल की ओर। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। तो ये जो है समीकरण जो व्यक्त किया गया है वह जो है संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण द्वारा जो है व्यक्त है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, उत्तर देखिए 6CO2 यानी जो है 6 जो है कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस 12 H2O यानी कि 12 जो है जल है और सूर्य के प्रकाश भी है और क्लोरोफिल है, ठीक है। यानी कि ऊपर से सूर्य का प्रकाश, जो पत्ता जो रहता है ना, पत्ता मैं आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है। आगे अगर पढ़ोगे अभी थोड़ा देर बाद आगे बढ़ोगे तो उसमें समझाऊंगा तो आपका ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आता है, सब्जेक्टिव के रूप में भी आता है, याद रखना, इसको रट लेना, ठीक है, इसको रट लेना, ठीक है। ये देखिए ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 प्लस HO2 प्लस CH2O। रटने का मतलब नहीं, इसको अगर 2-3 बार याद कर लीजिए और याद करने के बाद इसको देखिए तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। ये जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है। ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, आप लोग घबराइए नहीं। जब आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा ना तो आप जो है इसका नोट्स अपने पास रखना है। जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा तो सभी का नोट्स में टिक मरवाएंगे कि कौन कौन क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो पर्सनल ग्रुप में नहीं ऐड हुए हैं तो ऐड हो जाइए, नहीं तो नहीं होता है तो आप क्वेश्चन को कॉपी में नोट करिए, ठीक है। अगर आपसे पैसा नहीं जुगाड़ हो पाता है तो आप जो है क्या करिए, अपना कॉपी में नोट करिए, सबसे बेहतर होगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थों के नाम बताएं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थों का नाम बताएं, यह भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। उत्तर देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ निम्नलिखित है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ निम्नलिखित है। पहला क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य। नहीं ए बी नहीं लिखागा, ये पहला, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। ये चौथा है, ये चारों जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ है। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश, ये चारों जो है क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। और ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा कि कौन से जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ है। ऑप्शन इनमें से एक देगा और 3 को जो है जहां तहां से देगा, लेकिन अगर आपको याद रहेगा तो आप सही मार के आओगे। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं 5 नंबर सवाल की ओर, जो इसके आगे है। इसके आगे कौन सा सवाल है देखिए, इसके आगे सवाल ये है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लंबा है लेकिन 5 मार्क्स का है। लेकिन लंबा नहीं है, अगर आपको मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, अगर पढ़ोगे वीडियो में बने रहोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल 5 नंबर का है, देखिए कितना लॉन्ग है, देख लीजिए इसका आंसर कितना लॉन्ग है, लेकिन इसका आंसर आपको याद हो जाएगा, आप लोग घबराए नहीं, ठीक है। इसका आंसर आपको याद कर देंगे, वीडियो में बने रहिए, आपको याद कर देंगे, पक्का बोल रहे हैं हम, ठीक है। एक भी मिस्टेक होने वाली नहीं है। तो देखिए मैं आपको बारीकी से स्टार्ट करता हूं। प्रश्न कहता है कि एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, ठीक है। क्लोरोफिल आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो पहले हम उत्तर को पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए, शायद आपके माइंड में कुछ अच्छे से सिलेक्ट हो जाए। चलिए उत्तर देखिए, एक क्रोटन या कोलियस, ठीक है, एक क्रोटन या कोलियस की चित्तीदार पत्ती को तोड़े, उसकी हरी और सफेद चित्तियों को रेखांकित करें। इस पत्ती को बीकर में रखे पानी में डालकर कुछ देर उबालें और उबालने के पश्चात उसे गर्म अल्कोहल या स्पिरिट में डाल दें, ठीक है। यहां तक हम स्टॉप होते हैं। उसके बाद मैंने जितना पढ़ा उसको मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, एक क्रोटन या कोल्सियस की पत्ती को, ठीक है, आप किसी भी पेड़ का, यानी कि एक क्रोटन हो चाहे कोल्सियस हो, तो दोनों में से किसी भी पेड़ का एक पत्ती जो है तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद चित्तीदार पत्ती को तोड़िएगा, उसके बाद उसकी हरी और सफेद चित्तियों को रेखांकित कर देना, ठीक है। जो हरा वाला भाग रहेगा, देखते हैं ना कोई पत्ता जो है पूरा हरा, पूरी प्रकार अच्छे से नहीं हरा होता है, ठीक है। तो जो हरा होता है उसको रेखांकित कर दीजिएगा, और जो व्हाइट होता है, जो सफेद होता है, उसको भी आप रेखांकित करेगा, ठीक है। इस पत्ती को बीकर में रखे पानी में डालकर कुछ देर उबालिएगा, ठीक है। उसी पत्ते को जो है बीकर में रखकर, बीकर मतलब कुछ जो होता है डेगची उसको बोलिए, ठीक है,
तो उसको जो है किसी में रखकर यानी कि बीकर में रखकर कुछ देर उसको उबाले और उबलने के पश्चात उसे जो है गर्म एल्कोहल में डाल दे। ठीक है, गर्म एल्कोहल में उसको डाल दीजिए या स्पिरिट उसी को कहते हैं। ठीक है, उसको डाल दीजिए। अब उसके बाद पढ़ते हैं, अब इस एल्कोहल वाले बीकर को वाटर बथ यानी कि वाटर बथ जिसको कहते हैं पानी, वाटर बथ ग्लास में जो पानी होता है उसी को कहते हैं वाटर बथ। तो उसको वाटर बथ में रखकर उबालें। ठीक है, उसके बाद जब आप गर्म पानी में उसको डाल दोगे, यहां पर आप समझिएगा। ठीक है, जब आप गर्म एल्कोहल में उसको डाल दोगे, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि इस एल्कोहल वाले बीकर को उसको क्या करना है, वाटर बथ में रख देना है। ठीक है, उसको यहां पर वाटर बथ में उझल देना है, यानी कि पत्ता को रखना है। उसके बाद देखिए कहता है कि थोड़ी देर में आप देखेंगे कि स्पिरिट हरे रंग का हो जाता है, यानी कि जो स्पिरिट जो होता है वो हरे रंग का हो जाता है, क्योंकि पत्ती में मौजूद हरा वर्ण क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर धीरे धीरे क्लोरोफिल में घुल जाता है। जब पत्ती रंगहीन अर्थात हल्के पीले रंग का हो जाता है या सफेद हो जाता है तो बीकर में उसे ठंडे होने के लिए थोड़ी देर जो है उसे छोड़ देना है। ठीक है, जब वह हरे रंग का या पीले रंग का या सफेद रंग का हो जाता है तो उसे जो है थोड़ी देर के लिए ठंडे वाले बीकर में उसको छोड़ देना है। ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी में अच्छी तरह से धो डालें। ठीक है, जब ठंडा हो जाएगा तो उसको जो है पत्ती में पानी में उसको जो है अच्छे से उसको धो डालें। इसके बाद इस पत्ती को पेट्री डिश में रखकर ऊपर से आयोडीन की कुछ बूंदें डालें। ठीक है, मतलब जब वो पत्ती पूरी तरह प्रकार से अच्छे से धो दीजिएगा तो उसके बाद पेट्री डिश यानी कि उसको कहते हैं एक तरह से प्लेट। ठीक है, तो उसको पेट्री डिश में या एक प्लेट में रखकर उस पर जो है आयोडीन का कुछ बूंदे डालिएगा, यानी कि कुछ आयोडीन की कुछ नमक डालिएगा उन पर, तो आप पाएंगे कि पत्ती का जो हरा चित्तीदार वाला भाग जो है वो गाढ़ा नीला रंग का हो जाता है, और परंतु पत्ती का जो सफेद चित्ती वाला भाग है वह नीला नहीं होता है। इसका अर्थात यानी इसका कारण यह हुआ कि सफेद भाग पर जो है आयोडीन का असर नहीं हुआ है। और ऐसा क्या हुआ है, मतलब जब आप पेट्री डिश में उस पत्ती को रखे हैं और उस पर जब आप नमक डाले हैं आयोडीन की, तो क्या हुआ, यानी कि उसका भाग जो है हरा चित्तीदार वाला भाग जो है वो गाढ़ा नीला हो जाता है और सफेद चित्तीदार वाला जो है नहीं होता है। तो इसका कारण यही है कि जब उस पर आयोडीन का असर नहीं हुआ है तो हरी चित्ती वाले भाग में चूंकि क्लोरोफिल मौजूद था। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो हरी चित्तीदार वाला भाग था उसमें तो क्लोरोफिल रहता है, आप पढ़े होंगे कि हरे पत्ते में क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। तो हरा चित्तीदार वाले भाग में जो है क्लोरोफिल था, तब उसमें जो है उसका रंग जो है बदल गया और इसलिए उस हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई जिससे उसमें मंड का निर्माण भी हुआ। परंतु पत्ती के सफेद चित्तियों वाले भाग में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, इसलिए उस भाग में ना तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और ना ही मंड का निर्माण हुआ। इससे यह साबित होता है कि बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है बहुत बार, देखिएगा क्वेश्चन में 15, 16, 17, 18 लगातार पूछा गया। गाइड लीजिएगा ना तो गाइड में देख सकते हैं, या आपके भाई हो या किसी का हो पिछले साल वाला गाइड हो उसमें देखिएगा तो ये क्वेश्चन लगातार आ चुका है। ठीक है, तो आप अगर आप इस कहानी से नहीं समझे हैं आप, तो आप जो है इस फिगर से आप समझ जाओगे, काफी शॉर्ट तरीके से समझोगे, फिर बोलोगे कि सर हम जो है कभी भूल ही नहीं पा रहे हैं। तो चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है क्लोरोफिल आवश्यक है। क्लोरोफिल, तो आप क्या करिएगा, पहले शुरुआत से चलते हैं, हिंट से चलते हैं। ठीक है, पहले आप एक क्रोटन या चित्तीदार पत्ती को तोड़िएगा। ठीक है, क्रोटन या कोल्सेस को पत्ती को तोड़िएगा, ये क्रोटन या कोलियस का पत्ती है। ठीक है, पत्ता है, और उसके बाद आपको उसमें क्या करना है, एक जो है उसको एक एल्कोहल में उबालना है। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए एल्कोहल में उबाल रहा है, यहाँ देखिए आग जो है यहाँ पर जल रहा है ना, गर्म पानी में इसको गर्म एल्कोहल में इसको जो है क्या करें, उबाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको उबालने के बाद पेट्री यानी कि इसको देखिए वाटर बाथ है एल्कोहल में उबालने के बाद। उसके बाद देखिए ये जब उबल जाएगा तो उसको क्या करना है, ठंडे पानी में धर देना है। ठीक है, क्या करना है, जब ये गर्म पानी हो जाए एल्कोहल में तो उसके बाद आपको ठंडा पानी में धर देना है और उसको अच्छे से धोना है। ठीक है, उसको अच्छे से धोना है। धोने के बाद उसको एक पेट्री डिश में रखिएगा, जिसको हम कहते हैं पेट्री डिश में आयोडीन का घोल, यानी कि पेट्री डिश मतलब ये प्लेट है। ठीक है, तो प्लेट में आप पत्ते को रख दीजिएगा
उसके बाद इस पर जो है आयोडीन के कुछ घोल डालिएगा या आयोडीन जब उसके ऊपर नमक डालिएगा तो उसके बाद आप पाइएगा क्या कि जो पत्ती का हरा भाग है वो गाढ़ा नीला में परिवर्तित हो जाता है, और जो सफेद वाला भाग रहता है वो कुछ नहीं होता है, उसमें जो ना ही मंड का निर्माण हुआ है और ना ही उसका जो है यानी कि उसमें कुछ नहीं हुआ है, ना ही परिवर्तन हुआ है, ठीक है। और जिसमें जो हरा भाग जो था उसमें जो है क्लोरोफिल था, है ना, और क्लोरोफिल निकल गया तो वो हल्के जो है गाढ़े रंग में जो है नीले हल्के गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित हो गया। तो ये फिगर के माध्यम से समझ गए ना, आपको ग्रुप में ये भेज देंगे, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए 14 नंबर सवाल भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इसमें जो है ये भी दोनों में से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। उसमें तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल था और इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको भी समझना है सिंपली से माध्यम से। पहले मैं कहानी को लगातार पढ़ूंगा, ठीक है, आप लोग भी पढ़िएगा। फिगर में समझाऊंगा डिटेल से, ठीक है, फिगर में पूरी डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। पहले हम कहानी से समझते हैं। तो सिद्ध करें प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, CO2 आवश्यक है। उत्तर, एक लंबी पत्ती वाले पौधे को जो गमले में लगा हो 2 दिनों तक अंधेरे में रख दें, इससे इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और पत्तियों में स्टार्च नहीं बनेगा। अब एक चौड़े मुंह की बोतल में थोड़ा सा कास्टिक पोटास यानी KOS कास्टिक पोटास का सांद्र घोल लें, ठीक है। थोड़ा सा क्या करना है, उसके मुंह में बंद कर देना है, बोतल के मुंह में पत्ती को, और उसके बाद थोड़ा सा उसमें क्या करना है, कास्टिक पोटास डाल देना है बोतल के अंदर। और जब उसका घोल डाल देंगे उसमें तो बोतल के कॉर्क जिसको कॉर्क जो ढक्कन होता है शुरू वाला, जैसे देखिए ये क्या है, जैसे ये पेन है ना, तो पेन का जो कॉर्क होता है ना, जो बोतल का जो ढक्कन में जो कॉर्क रहता है, ये जो है कॉर्क, इसी को कॉर्क कहते हैं, ठीक है। तो जब बोतल के कॉर्क के बीचों बीच उसको जब पत्ती को दबाइएगा और दबाने के बाद जो बोतल के अंदर जो ये रहेगा स्टार्च जो रहेगा, कास्टिक सोडा रहेगा, देखिए बोतल के कॉर्क के बीचों बीच काट कर 2 टुकड़ों में बांट दें और टुकड़ों के बीच पत्ती को इस प्रकार दबाकर डालें कि पत्ती का जो आधा भाग है वो बोतल के अंदर है और जो आधा भाग है वो बोतल के बाहर है। उपकरण को कुछ घंटों के बाद पत्ती को जो है बोतल के बाहर निकाल देना है। जब बोतल के अंदर आधा भाग बोतल के अंदर डाल देना है और आधा भाग जो है बोतल के बाहर रखना है। जब ये उपकरण हो जाए तो कुछ घंटों के बाद उसको क्या करेगा, बोतल से बाहर निकाल कर देखिएगा। जब वो बाहर निकलेगा तो बाहर निकाल कर तोड़ लें एवं स्टार्च की मौजूदगी की जांच करें। जब उसको बाहर निकालेगा तब उसमें जो है आप क्या करेगा, स्टार्च की मौजूदगी का जांच कीजिएगा। इसके लिए पत्ती को अल्कोहल में थोड़ी देर तक उबालें। इसको जो है जब उसमें लाइएगा, जब बोतल या उसमें से निकाल कर जब आप उसको बाहर निकालेगा तो उसके बाद गर्म अल्कोहल में उसको उबालना है, ठीक है। अल्कोहल में थोड़ी देर उसको उबालिएगा। जब पत्ती रंगहीन हो जाएगा तब इसे पानी से धोकर आयोडीन के कुछ घोल डालिएगा। आयोडीन के घोल में डुबा दीजिएगा, या डालिए या डुबाइए, बात बराबर है। डुबा दें। आप पाएंगे कि पत्ती का जो वह भाग जो बोतल के बाहर था, पत्ती का जो वह भाग जो बोतल के बाहर था वह गाढ़े नीले रंग का हो जाता है और जो बोतल के अंदर था वह हल्के पीले रंग का हो जाता है। इसका कारण यह है कि आयोडीन स्टार्च को नीला कर देता है और पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था नीला नहीं होता है। क्योंकि इसलिए नहीं होता है क्योंकि पोटास का जो घोल है वह कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, ठीक है। जो पोटास का जो घोल रहता है, जैसे देखिए मैं आपको समझाऊंगा हाथ में, देखिए ये फिगर में समझाऊंगा, हाथ में नहीं फिगर में समझाऊंगा, ठीक है। पहले फिगर में समझेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। पोटास का घोल कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है जिससे पत्ती के भीतर भाग में स्टार्च नहीं बन पाता है। इस प्रयोग से यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है आवश्यक है। अब मैं आपको समझाऊंगा, ये कहानी पढ़ लिया ना, जिसको समझ में नहीं आया है तो फिगर को देखिए, ठीक है। फिगर को देखिए, कहता है ना बच्चा बचपन में अगर हिंदी में उसको आम पढ़ने के लिए नहीं आता है तो उसे आम फल जो होता है उसको वहां पर ला के दे दीजिए। अब उसको सिखाए कि ये क्या है बेटा, तो आम है, तो वो सीख जाएगा ये क्या है, तो आम है। उसी प्रकार, ठीक है, जब आपको समझ में नहीं आता है तो फिगर से समझिए। देखिए ये क्या है, सूर्य है। अब देखिए समझना है क्या, यहां पर क्या कह रहा था
कि लंबी पत्ती को तोड़ना है, ठीक है, एक लंबी पत्ती को तोड़ना है। उसके बाद क्या बोल रहा था कि एक जो है थोड़ी दूर उसको क्या करना है, एक जो है उसमें जो है क्या करना है, बोतल में बंद कर देना है, ठीक है। आधा आधा पत्ता बोतल के अंदर करना है और आधा पत्ता जो है बोतल के बाहर करना है। तो उसी प्रकार देखिए यहां पर देखिए एक पेड़ है, लंबी पत्ती है, और देखिए यहां पर एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर मैंने बोतल रखा और बोतल देखिए आधा पत्ता बोतल के अंदर है और आधा पत्ता जो है बोतल के बाहर है, ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा ना, और ये प्रकाश का संश्लेषण सूर्य यहां पर आ रहा, ठीक है। तो ये जो है जब पूरा पत्ता रहेगा, जब पूरा ये जो क्या है, ये एक लंबा पत्ता पूरा पत्ता है, तो सभी में ना क्लोरोफिल रहेगा। देखिए जो पत्ता बोतल के अंदर है, ये अंदर जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, KOH यानी कि पोटेशियम, बोतल के अंदर जो है पोटेशियम है, पोटास सोडा है, उसको क्या करता है, ये आधा पत्ता जो है क्लोरोफिल सोख लेता है, और सोखने के बावजूद आप जानते हैं ना इसका रंग पीला हो जाता है। और ये जो बोतल के बाहर रहता है, इसको तो प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया हो रही है, तो ये ग्रीन के ग्रीन ही रहता है। देखिए एक पत्ती को बोतल के अंदर लाइएगा, उसके बाद इसको थोड़ा उपकरण तक रखना है, थोड़ा देर तक रखना है, उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, उसको निकाल देना है। ये प्रक्रिया समझ गए ना कि पोटास रहेगा तो ये क्या करता है, पत्ता जो है इसको सोख लेता है, KOH को यानी कि पोटास सोडा को सोख लेता है। अब सोखने के बाद यहां क्या कह रहा था, देखिए यहां कह रहा था कि पोटास का घोल कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, ठीक है। पोटास का जो घोल रहता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। ये देखिए जब हो जाएगा ये क्रिया, तो आप इसको जो है बाहर निकालिएगा, बाहर लाने के बाद इसको अल्कोहल में गर्म कीजिएगा, गर्म करने के बाद उसको पेट्री डिश में रखेगा, रखने के बाद उसमें उसको जो क्या करेगा, एक आयोडीन की कुछ बूंदे डालिएगा या आयोडीन के घोल में डुबाइएगा, बात बराबर है। उसके बाद उसको बाहर उस प्रक्रिया को निकालिएगा, तो वहां पर आपको पता क्या चलेगा कि जो पत्ती के, ये देखिए पत्ती के ये जो भाग है बोतल के बाहर था, बोतल के सॉरी अंदर था, ये भाग जो है बोतल के अंदर था और ये भाग जो है बोतल के बाहर था। तो इसमें जो है स्टार्च हुआ है, इसमें जो है स्टार्च हुआ है, क्योंकि ये जो है ये तो ग्रीन के ग्रीन ही रहेगा, और जो बोतल के अंदर था उसमें स्टार्च रहित, मतलब स्टार्च नहीं हुआ था। और ये क्या करता है कि ये जो पोटास जो है बोतल के अंदर जो क्या करता है, पोटास सोडा को जो है अल्कोहल को अपने मतलब सोख लेता है, और इसी के कारण जो है यहाँ पर कह रहा है कि इसमें जो है गाढ़े नीले रंग का हो जाता है और जो अंदर का भाग जो होता है वो हल्के पीले रंग का हो जाता है। तो इसी की वजह से होता है। तो समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो आप जो क्या करिए घर में पढ़िए, ठीक है। इतना तो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, ठीक है। तो ये नोट्स जो है आपने जो पढ़ा है, आज की नोट्स जो पढ़ा है आपने, इसको मैं ग्रुप में भेज दूंगा। कब भेजूंगा, तो ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तब मैं इसको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर से हमें फॉलो कीजिए, आपको मैं जरूर करूंगा। नंबर देखिए यहाँ है, हाथ में लिखूंगा 78 नहीं ये नहीं 72 54 01 85 62। ध्यान से देखिए 72 54 01 85 62, इस नंबर को आप नोट कीजिए। नोट करने के बाद हमें व्हाट्सएप कीजिए कि पर्सनल ग्रुप में जुड़ना है, तो आपको ऐड करूंगा, ठीक है। इसको रिवीजन करेगा। चलिए वीडियो को लास्ट करते हैं, मैं उसमें भेज दूंगा, ये लेसन समाप्त होगा तो ठीक है। तो एवरीवन लास्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। दैट्स ऑल एवरीवन।